हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड्स की बात की थी कि किस तरह से अलग अलग कंडक्टर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हमने दो लेक्चर्स देख लिए हैं, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब हम देखते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर इंटरेक्शन कैसे होगा चार्जेस के साथ। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या देखा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसमें अगर कोई चार्ज लेके जाएं क्यू चार्ज, तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है F, है ना। तो उसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हमने देख लिया कि जो फोर्स था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग था या फिर उसके एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ऐसा कुछ फोर्स था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होगा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर, अगर मेरी बी मैग्नेटिक फील्ड्स है उसके अंदर कोई चार्ज लेके जाऊँ, क्या उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखने के लिए एक साइंटिस्ट थे H.C. ओस्टेड, आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा उनका। ठीक है, तो अगर वो एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक नीडल लेके गए थे, कंपास नीडल लेके गए थे ना, तो वो डिफ्लेक्शन हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा हुआ था क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन था, मतलब करंट कैरिंग वायर था वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही थी, और यहाँ मैग्नेट था तो मैग्नेट का मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन हुआ, है ना। अब लेकिन क्या है, हमारे पास चार्ज है ओनली, चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे तो वहाँ फोर्स लगेगा, वहाँ फोर्स नहीं लगेगा अगर वो चार्ज रेस्ट में है। ठीक है, तो जैसे एक वायर है उसमें से करंट पास हुआ, मैंने चार्ज को रेस्ट कर दिया, यहाँ पे चार्ज को रेस्ट में रखा। ठीक है, तो क्या, क्योंकि ये वायर है और वायर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, हमें पता है। ठीक है, तो मतलब अगर पॉइंट क्यू पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड द पेज होगी, कुछ इस तरह से बी होगी। ठीक है, अगर इस तरह से अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप तो अपर व्यू देख लो, अगर वायर है, वायर का करंट का डायरेक्शन क्या है, अपर, ऊपर की साइड में है। करंट की डायरेक्शन मैं बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो करंट कुछ इस तरह से है। ठीक है, और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से सर्कुलर है। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसी का साइड व्यू ये है। ठीक है, मतलब इस पेज के इनसाइड के अंदर लगेगा। तो यहाँ कुछ चार्ज रख दिया हमने, क्यू चार्ज। ठीक है, रेस्ट में है, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, क्या इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्यों नहीं लगेगा, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो दो चार्जेस के बीच में है ना। यहाँ पे क्या है, दो रेस्ट चार्जेस के बीच में, यहाँ पे क्या है, ये चार्ज क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये टोटल जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वायर होगा, वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होती तो डेफिनेटली उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लगेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स इनके बीच में लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब अगर वो रेस्ट के अंदर है तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस चार्ज को हम मूव कराएंगे। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड द पेपर है। ठीक है, जिसको हमने क्रॉस से डिनोट किया है। अब हम इस चार्ज को मूव करवाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये अब सिमिलरली हमारा वायर है, कुछ इस तरह से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब हम क्या कर देते हैं, इस चार्ज को, क्यू चार्ज को मूव करा दिया वेलोसिटी v से। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को, ये चार्ज क्यू है, इसकी तरफ, चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये वायर है इसकी तरफ चार्ज अट्रैक्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया, इसी पॉजिटिव क्यू चार्ज को हमने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करवाया। तो हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये क्या होगा, रिपल करेगा, फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगी। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, दोनों में देखोगे राइट हैंड रूल लगाओगे वायर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में क्या आएगी, इनसाइड द पेपर आ रही है, ये बी की डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब उसको अगर अपर व्यू देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमें, है ना। बस चार्जेस क्या हुए, चार्जेस को अलग अलग वेलोसिटी दी, डायरेक्शन दी, तो फोर्सेज उन पे क्या लगा, अलग अलग लगा। तो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है फोर्स का, ठीक है, उसको याद करो, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल क्यू है, जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, पॉजिटिव क्यू, अगर उसको कुछ वेलोसिटी देंगे तभी उस पर फोर्स लगेगा। उसका वेलोसिटी अगर जीरो हुआ, मतलब रेस्ट में है, तो उस पर ऊपर कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसको एफ बी से डिनोट कर देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वी क्रॉस बी। ठीक है,
मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट की यही तो प्रॉपर्टी होती है। देखो आप, वेलोसिटी इसकी ये है, मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड द पेपर है, तो फोर्स लगा इन दोनों के परपेंडिकुलर लगा, ठीक है। तो हमेशा ही क्या होगा, अगर वेलोसिटी और, जैसे अगर मैं प्लेन बनाऊँ एक, तो प्लेन पे अगर मैं दोनों केसेस शो करूँ कि अगर वेलोसिटी इसकी ये है और मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। मतलब इस जो प्लेन होगा, बी और वी का प्लेन होगा, बी वी प्लेन होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा फोर्स, ठीक है। बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा वेलोसिटी और बी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, तो डायरेक्शन निकालने के इसके दो मेथड हैं, ठीक है, दो मेथड है। एक मेथड तो आपने 10th क्लास में देखा होगा, ठीक है। 10th क्लास में कौन सा देखा था आपने, लेफ्ट हैंड रूल देखा होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को अगर स्ट्रेच करो कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आपका अगर जो थंब है, ठीक है, और जो फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर आप ये 90 डिग्री बनाए एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपका जो थंब है वो फोर्स को डिनोट करेगा, ठीक है। आपकी जो ये फिंगर है, ठीक है, फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और आपकी मिडिल फिंगर करंट को डिनोट करेगी, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहो कुछ इस तरह से, अगर आपका ये थंब है, ये आपकी फिंगर है, मिड फिंगर, ये आपकी फोर फिंगर है, ये मिड फिंगर है, तो आप उसको एफ बी आई से डिनोट कर सकते हो। एफ, ये बी और ये आई, ठीक है। एफ का मतलब फोर्स है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और आई का मतलब करंट है, ठीक है। और आई को आप वेलोसिटी से भी बोल सकते हो, अगर चार्ज क्यू अगर आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वही आपकी करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यही होगा आपका, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स उसके इस डायरेक्शन में होगी। आप लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई लेफ्ट हैंड रूल की बात, लेकिन इससे भी इजी मेथड है जिससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कर्ल रूल, ठीक है, कर्ल रूल। लेफ्ट हैंड रूल का क्या लिमिटेशन है, लेफ्ट हैंड रूल का ये लिमिटेशन है कि आप 90 डिग्री वाले, जब आई और बी 90 डिग्री पे हों, ठीक है, वेलोसिटी और अगर बी आपका 90 डिग्री पे हो तभी आप फोर्स देख सकते हो। आर्बिट्री एंगल पे हो तो आपको मुश्किल होगा इन लगाने के लिए, ठीक है। तो कर्ल रूल हमेशा ही वैलिड करेगा और इजी रहेगा हमारे लिए रिलेटिव। कर्ल रूल क्या बोलते हैं, आप अपनी जो राइट हैंड की जो ये फिंगर्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से रखो आप, ठीक है। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, मान लो अगर आपके पास ए वेक्टर है और आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है। तो आप अपनी फिंगर्स को, जो अपनी फिंगर्स की डायरेक्शंस हैं, उनको क्या करो, जिस वेक्टर से आप पहले वाले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ मूव कराओ। जब मूव करवाओगे आप, जहाँ आपका थंब का जो डायरेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब अगर आप ए से बी को इस डायरेक्शन में लेके जाओगे, ए से बी, तो आपका थंब का डायरेक्शन क्या है, आप ऊपर की साइड में है, तो आपका जो ये वाला डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ए और बी को अगर वी और बी से रिप्लेस कर दो, ठीक है, वी और बी से रिप्लेस करके देखो, अगर आपका ये वी की डायरेक्शन है, ये आपके आगे की बी की डायरेक्शन है, तो आप और उस पर रूल लगाओ, कर्ल रूल, तो वी और बी की तरफ जाओगे तो फोर्स क्या होगा, ऊपर की साइड आएगा, कुछ फोर्स इस तरह से आएगा। अगर आप मान लो चेंज कर दो, मान लो अगर आपकी ये बी की डायरेक्शन है और ये आपकी वी की डायरेक्शन है, अब आप कर्ल रूल लगाओ, आपको क्या जाना है, वी से बी जाना है ना, वी से बी ही जाना है कर्ल रूल में। तो वी से बी जाओगे तो वी, तो अब ऐसे तो जा नहीं सकते वी से बी, इस तरह से जाना पड़ेगा आपको। तो वी से बी जाओगे तो आपका थंब का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की साइड में होगा, इसलिए आपका जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा वो नीचे की डायरेक्शन के अंदर होगा, फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो ये कर्ल रूल है। कर्ल रूल आपके लिए काफ़ी इजी होगा। आप कुछ नहीं, फिंगर्स का आपको जो मूवमेंट करना है वो आपको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर, मतलब वेलोसिटी वेक्टर से जो आपको मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है उस वेक्टर की तरफ आपको मूव करना है, ठीक है। तो आपको फोर्स की डायरेक्शन वहाँ से पता लग जाएगी, ठीक है। तो कर्ल रूल याद रखो, काफ़ी इजी रहेगा। बाकी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आराम से निकाल सकते हो फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखते हैं कि जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो हमेशा ही क्या होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, हमेशा ही प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं अपन, उससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम ये 4 एग्जांपल देखें, ठीक है, तो चारों के एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम फोर्स निकालें तो ठीक है, इस फॉर्मूले से क्यू वी क्रॉस बी से, ठीक है, फोर्स निकालते हैं। तो इन चारों एग्जांपल में अपना काम आसान क्या हो गया
कि जो v और b के बीच में अगर हम इस वेक्टर को प्रोडक्ट को खोलें तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा ना, v और b के बीच में जो एंगल साइन थीटा है। तो हमारे केस में जो थीटा है v और b के बीच में वो चारों केसेस के अंदर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको हम क्यू वी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू हमें नहीं निकालना, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। तो v क्रॉस b से हम डायरेक्शन देखनी है बस हमें, ठीक है। तो बस वही देखना है कि चारों केसेस में डायरेक्शन क्या बनेगी हमारी। अगर हम पहला केस देखें, ठीक है, तो जो मैंने ब्लैक कलर के अंदर शो किया है सब मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है। इनके कोर्स इसके अंदर क्या हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से चारों केसेस के अंदर, ठीक है। तो पहले केस में देखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इसकी ऊपर डायरेक्शन के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ पेपर है, बाहर की तरफ है। तो मैंने क्या बताया था, v से b की तरफ आपको क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स हैं उनको मूव करवाना है, ठीक है, ठीक है। तो v से b की तरफ, अगर v इस डायरेक्शन के अंदर है आपका, ठीक है, और b क्या है, आउट ऑफ पेपर है, मतलब आपको v से b की तरफ जाना है, ठीक है। तो v से आप अगर आप b की तरफ जाओगे तो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। इसका मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे वो इस साइड लग रहा है, राइट हैंड साइड। इस केस की बात करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की साइड में है, v क्या है, ऊपर है। तो आपकी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, तो आप ऐसे देखोगे तो इससे नीचे तो नहीं जा सकते आप, है ना। तो अगर आपकी फिंगर्स किस तरह से जानी चाहिए, v वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो आपको नीचे की तरफ मूव करना है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड में है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में है। तो आपको किस तरह से, आपको हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, और वेलोसिटी को किसकी तरफ मूव कराना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करवाओगे तो आपका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, इसलिए फोर्स आपका क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, अब देख लो यहाँ आउट ऑफ पेपर और इनवर्ड पेपर था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेंगे हम क्या क्या होगा। आपको क्या करना है, वेलोसिटी देखना है आपको, v वेक्टर इस साइड है और b वेक्टर इस साइड है। तो v वेक्टर आपका इस साइड था और b वेक्टर आपका इस साइड है। तो v से b की तरफ जाओगे, तो v से b की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की साइड में, सॉरी फोर्स कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में, थंब ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो ऊपर की डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी इस चार्ज के ऊपर, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे आप v से b की तरफ, तो v इधर है, b है, तो v से b की तरफ जाओगे तो फोर्स क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा इसके अंदर, नीचे की डायरेक्शन में होगा, ये फोर्स होगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं आपको इसी कन्फिगरेशंस में आपको एक एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, चारों के अंदर एक एक कंडीशन और देता हूँ। अब वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करना कि ये हमारा चार्ज पार्टिकल है। अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और उसको वेलोसिटी भी मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने ये दे दिया, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना। यहाँ मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी ये वाला दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी मैंने ये वाला दे दिया। तो अब बताओ चारों केसेस में, जो ग्रीन कलर में है, चारों केसेस में फोर्स क्या होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नेगेटिव का ध्यान रखना, नेगेटिव में क्या होगा, जो भी आपको पॉजिटिव से फोर्स आ रहा है उसका अपोजिट कर देना फोर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या फोर्स होगा। यहाँ पे देखो, तो मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, पॉजिटिव से जो फोर्स आ रहा था उसका अपोजिट। तो देखो पॉजिटिव, पहले इसको पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है। तो v इधर है, b कहाँ है, ऊपर की साइड, तो v क्रॉस p लगाओगे फोर्स राइट हैंड साइड में। लेकिन नेगेटिव है तो फोर्स को क्या कर दोगे, अपोज कर दोगे। तो फोर्स कहाँ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो जस्ट इसका उल्टा आ रहा है ना। यहाँ क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने क्या किया, अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो कोई अपने को रिवर्स नहीं करना, जो आ रहा है वही देखना है। तो v क्रॉस b लगाओगे तो v नीचे की साइड है और b कहाँ है, v नीचे की साइड है और b क्या है, b अपना आउट इनसाइड द पेज है ना। तो v b लगाओगे तो अपना जो फोर्स आएगा, ठीक है, तो देख रहे हो v और b लगाओगे तो फोर्स आएगा अपना वो राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अगर माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस को अपन क्या रूल करना है, पॉजिटिव मान के चलो पहले, फिर रिवर्स कर दो डायरेक्शन। तो पॉजिटिव के हिसाब से देखोगे तो क्या आएगा, v इस डायरेक्शन में है और b नीचे है। तो v b लगाओगे तो फोर्स कहाँ आएगा, नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स क्या होगा, अब देखोगे दोनों चार्जेस, दोनों के अंदर फोर्स ऊपर डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का जो नेचर है उस पर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन, है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल दी और चार्ज का नेचर भी बदल दिया। तो जो फोर्सेज आ रहा है उनका डायरेक्शन सेम आ रहा है, दोनों कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। अच्छा, तो
आप क्या एक को निकाल के दूसरा देख सकते हो, ठीक है, फैक्टर से ही देख सकते हो कि डायरेक्शन क्या आएगी। जैसे अगर यहाँ देखें हम, ठीक है, तो यहाँ मैंने वेलोसिटी दोनों की सेम डायरेक्शन के अंदर, लेकिन चार्जेस अलग अलग कर दिए तो फोर्स अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ देखो दोनों की मैंने क्या करी, वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में कर दी, लेकिन चार्जेस सेम था, लेकिन इसलिए भी क्या है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर मैंने दोनों फैक्टर चेंज कर दिए तो फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। एक फैक्टर चेंज किया तो फोर्स क्या हो, अपोज हो जाएंगे। यहाँ भी देख सकते हो आप कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फैक्टर चेंज किया वेलोसिटी का, चार्जेस सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स मेरा डेफिनेटली ये आना चाहिए। चाहे आप इस कॉन्सेप्ट से भी देख लो और अपना रूल कर्ल रूल लगा के भी देख सकते हो कि अगर आपका v इस साइड है और b आपका क्या है, ऊपर की साइड में है, तो v b लगाओगे तो फोर्स क्या आएगा, ऊपर की साइड आएगा, है ना, वही आ रहा है। अगर आपको इसके अंदर दूसरा मेथड देखना है तो दूसरा मेथड भी देख सकते हो, वो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स पे आपको क्या करना है, आपको इस तरह से रखना है अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड को, फिर देखना है कि आपको FBI रूल लगाना है, ठीक है। तो आपको इस जैसे इस केस के अंदर देखो तो आपको फोर्स नहीं पता, आपको वेलोसिटी और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है ना। तो देखोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, आउटसाइड द प्लेन है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी, ऊपर साइड है, तो फोर्स देखोगे आप इसी अगर रूल से देखोगे तो फोर्स अपना जो थंब है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। तो आप इजीली जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा था, इसलिए आप इजीली जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ जो कर्ल रूल है वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, फास्ट रहेगा। इस प्रॉब्लम के भी 4 पार्ट है, ठीक है। हर पार्ट में मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर लिया और उसमें से कुछ करंट पास किया, आई करंट, ठीक है। तो पहले दोनों केसेस में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में और नीचे वाले दोनों केसेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और चार्ज पार्टिकल को मैंने कुछ वेलोसिटी दिया है, पर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी सबका अपर डायरेक्शन के अंदर है। तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो आपको जो जनरल रूल है V क्रॉस B वाला वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना आना चाहिए। तो अपने ने फर्स्ट लेक्चर में देखा ही है वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर, तो उससे जो अगर अपने राइट हैंड जो रूल लगाते हैं, थंब रूल लगाते हैं, तो जो हमारा अगर हम वायर को इस तरह से पकड़ेंगे तो वायर के राइट हैंड साइड में कैसे डायरेक्शन आएगा, इनसाइड द पेपर ही आएगा, ठीक है। जो वायर के राइट हैंड साइड में जो आएगा इनसाइड द पेपर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, आउटसाइड द पेपर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही होती है ना, ये वाली डायरेक्शन होती है। तो यहाँ क्या आएगा, इनसाइड द पेपर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, आउटसाइड द पेपर आएगा, हमें पता है, ठीक है। अपर व्यू देख रहे हैं, अगर अपर व्यू देखते हैं इसका तो कैसा होता है, करंट की डायरेक्शन अगर ये है, आउटसाइड द पेपर है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ इस तरह से आता है, सर्कुलर, है ना। तो इसीलिए क्या बनता है, ये यहाँ से आउटसाइड पेपर बनता है, यहाँ इनसाइड पेपर बनता है, वही बना है, ठीक है। तो अपन का जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, राइट साइड पे है, वायर के राइट साइड में है, तो सबका वायर का क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिख दो पहले। तो इसमें क्या होगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसमें क्या होगा, इनसाइड द पेपर होगा। इसमें क्या होगा, अब मैंने क्या होगा, मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन बदल दी, अब आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो वायर के राइट हैंड साइड में क्या होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आउट ऑफ पेपर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैं B लिख देता हूँ सब में, ठीक है। जो मैंने रेड कलर से शो किया सब में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब फोर्स की डायरेक्शन शो करनी है, फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, तो इसमें केस में देख लो V क्रॉस B लगाओ, V इस डायरेक्शन में, B कहाँ है, B ऊपर डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या आएगा, ठीक है, सॉरी V इस डायरेक्शन में और B कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन पे, तो नीचे वाला ये तो रूल लगा सकता हूँ, अब हाथ को पलटूंगा, V B इस नीचे की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, है ना। तो फोर्स हमारा आएगा ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स, है ना। अच्छा इसके अंदर देख लो, इसमें क्या आएगा, V कहाँ डायरेक्शन में, V ऊपर है, B कहाँ है, नीचे है, फोर्स क्या है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ही, सिमिलरली इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या है, चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो जो फोर्स आए उसको अपोज कर दो, क्या आएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ देखोगे, ठीक है, एक बार आप करो वीडियो को पॉज करके कि ये दोनों ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप अगर इस केस के अंदर देखोगे तो क्या आएगा, V आपका इस डायरेक्शन में, B इनसाइड द पेज, सॉरी आउटसाइड द पेज, ठीक है। तो V क्रॉस B, तो फोर्स क्या आएगा आपका, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो फोर्स आया आपका ये, सिमिलरली फोर्स यहाँ पे भी राइट हैंड साइड, लेकिन चार्ज क्या है, नेगेटिव, फोर्स क्या आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपके चारों फोर्स कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक इसके अंदर ट्रिक बता देता हूँ मैं, ठीक है, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर भी ये तो फिनोमेना यूज़ करना ही है हमें, क्या कि अगर हमारे जो दो वायर्स हैं, अगर उनमें दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। और सिमिलरली अगर दो वायर्स जिनके बीच में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है, वहाँ क्या करता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, यहाँ अट्रैक्शन वहाँ रिपल्शन, ठीक है। तो
एक वायर तो हमें गिवन है, दूसरा वायर का मतलब क्या हुआ, दूसरा वायर का मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये वाली डायरेक्शन तो थी, यहाँ करंट है और यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, मतलब करंट इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस वायर पे क्या लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और लग गया ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव ये है वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये वाला केस आ गया, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना। तो ये वाला केस लगा तो इस पर क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो इसलिए फोर्स क्या हुआ, इस डायरेक्शन में लगा। यहाँ पे भी सिमिलरली कॉन्सेप्ट लगा के देखो तो सेम कॉन्सेप्ट ये लगेगा, ठीक है। देख लो कि यहाँ पे जैसे क्यू चार्ज, अगर देखो यहाँ वाला केस माइनस जो करंट है वो नीचे की डायरेक्शन में है, और यहाँ पे करंट माइनस क्यू चार्ज है इस डायरेक्शन में, तो प्लस क्यू नीचे की साइड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो फोर्स इस पर क्या लगेगा, इधर ही लगे रहा है। सिमिलरली यहाँ देखोगे क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो फोर्स ये क्या लग रहा है, राइट हैंड साइड में लग रहा है, ये देखो, ठीक है। यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के आप जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक कंडक्टर के ऊपर, स्ट्रेट वायर कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसी को कैलकुलेट करना है अपने को नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसी का कॉन्सेप्ट है ये, आप डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट लगा के आप डायरेक्ट डायरेक्शंस भी देख सकते हो, ठीक है, बिना रूल के भी, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स था वो क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, यही था। तो हमने इसके सारे केसेस देख लेते हैं, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। पहला केस ये लिए था हमने स्टार्टिंग में कि जब हमने इसकी वेलोसिटी क्या थी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमने क्या कर दी थी, 0 कर दी थी, मतलब चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं करवाया था, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, 0 फोर्स लग रहा था। दूसरा केस हम खुद से बना लेते हैं कि अगर हम उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज 0 कर देते हैं तो डेफिनेटली फॉर्मूला से भी देख सकते हो फोर्स 0 आ रहा है। थर्ड केस में हमने दो न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। दोनों केस में हमने क्या लिया था, v और b को परपेंडिकुलर ले लिया था, वेलोसिटी को और b को परपेंडिकुलर ले लिया था। तो परपेंडिकुलर लेने पे उनके बीच में जो फोर्स आ रहा था, फोर्स की क्या वैल्यू आ रही थी, क्यू वी बी, है ना, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो उस केस में क्या था, इन दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री, तो क्यू वी भी आएगा, है ना। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो क्या आएगा, फोर्स, क्योंकि उनके अब जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो माइनस क्यू वी भी आएगा, है ना। कुछ इस तरह से हम देख लेंगे। अब क्या है कि एक चीज़ और ध्यान रखो कि अगर आपका v और b पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मान लो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अगर आपने v को, मतलब चार्ज पार्टिकल को इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करवा दिया तो उनके पीछे फोर्स क्या आएगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल का मतलब उनके बीच में जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, या फिर थीटा बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है ना। तो अगर वो पैरेलल है तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। और अगर वो एंटी पैरेलल है, मतलब चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी b के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री बन रहा है। तो दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, वैल्यू पुट करो 0 और 180, तो फोर्स 0 आ रहा है। तो दोनों केसेस में जो फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो हमारा उस केस में भी फोर्स 0 आ रहा है। तो हमारा फोर्स 3 केसेस में 0 आ रहा है, इस केस में भी 0 आ रहा है, इन दोनों केसेस में भी 0 आ रहा है ना। लेकिन जो फोर्स हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो कब दे रहा है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो, कुछ 90 डिग्री बना रही हो, है ना। ये चीज़ आगे समझ में। तो पांचवा केस ये बन सकता है कि वेलोसिटी और जो b है कुछ आर्बिट्री एंगल थीटा बना रहा हो एक दूसरे के बीच में। अब देखो थीटा बना रहा होगा तो जो फॉर्मूला है वो ये यूज़ करना पड़ेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। अगर वेक्टर दे रखा हो तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो 5 केसेस के बन सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं हमारे, एक तो केस ये है और एक केस ये है कि अगर हमारा v और b के बीच में एंगल क्या बने, 90 डिग्री बने, क्योंकि जब 90 डिग्री बनेगा तो एक फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्योंकि देखो अगर इसका वेलोसिटी मान लो ये है और b हमारा मान लो क्या है, इसके 90 डिग्री है, तो अगर फोर्स इसका हमारा ये लगा तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री बना, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री बनेगी, एक मोशन होगा एक चार्ज पार्टिकल का, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ होगा कुछ वेलोसिटी और फोर्स के बीच में जो क्या होगा, एक एंगल बनेगा, ठीक है, वो चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी जनरल जो फॉर्मूला है उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इन दोनों केसेस को ही डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है।
तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा काफ़ी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आपको एक वेलोसिटी का टर्म दे रखा है जिसको मैं लिख लेता हूँ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना। और चार्ज पार्टिकल है उसका आपको चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, और उसका जो मास है वो आपको दे रखा है, ठीक है, 1 मिलीग्राम। mg का मतलब मिलीग्राम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल का क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है कि कितना एक्सीलरेशन होगा। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ा सेंड देता हूँ, वी बी दे रखा है तो फोर्स निकाल लो, फोर्स निकाल रहा है तो एक्सीलरेशन निकाल लो फोर्स डिवाइडेड बाई मास से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं देख करवाता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लो। वी क्रॉस बी कैसे निकालोगे, वेक्टर प्रोडक्ट आता होगा सबको, आई कैप जे कैप के कैप लिखोगे, फिर ये लिखोगे 1 माइनस 1 2 वी बी का लिखोगे 3 1 2, है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो पहला टर्म क्या आएगा, आई कैप दिस इंटू दिस माइनस टू प्लस जे कैप या माइनस जे कैप लिख दो, फिर उसकी क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप में क्या हो जाएगा 2 माइनस कितना 6, ठीक है, प्लस के कैप कितना होगा 1 प्लस 3, ठीक है, कितना आएगा माइनस 4 आई कैप, ठीक है, प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, क्यू वी भी निकाल लोगे, तो इसको क्या करोगे, क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइक्रोकूलम से, ठीक है। अब आपको करना है एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालना है ना। ये तो आपकी फोर्स की क्या होगी, आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखा रहा है ये। तो इसका नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अगर वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो क्या होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 को बाहर ले आओ तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना, 4 रूट 3। तो यहाँ से एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो क्यू और वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 रूट 3, और क्यू का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 × 10⁻⁶ ऐसे यूनिट में लिख दोगे, हो गया। अब क्या होगा, आपको एक्सीलरेशन निकालना, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय में मास, तो कितना है 10⁻⁶ इंटू 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय मास कितना है 1 mg। तो 1 mg को ऐसे यूनिट में करो, तो 1 mg का मतलब m मिलीग्राम का मतलब 10⁻�6, तो 10⁻�6 ग्राम, है ना। तो 10⁻³ है ना, 10⁻³ ग्राम, मिली का मतलब 10⁻³ अच्छा, ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही यूनिट किलोग्राम है तो कितना आएगा 10⁻�6 किलोग्राम। तो 10⁻�6 से डिवाइड कराओगे तो ये कैंसिल, कितना आएगा 4 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबका आया होगा कि सबका एक्सेलरेशन ये आया होगा 4/4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जनरल आपका फॉर्मूला देख लो आप, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको बी और वी के बीच में कुछ एंगल नहीं पता, कि कुछ भी एंगल हो सकता है वी और वी के बीच में, तो इनमें से केसेस नहीं देखने आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फोर्स निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये थर्ड और फिफ्थ केस है इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला केस हम थर्ड केस देखेंगे, ठीक है। और इन केसेस में क्या करेंगे, हम जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड्स को हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स लेके चलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा हुआ था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। यूनिफॉर्म का मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, हर डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर सेम थी, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन सेम थी। यहाँ भी क्या करेंगे हम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेम डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है, मतलब बी सेम डायरेक्शन के अंदर है। या फिर अगर उसको हम शो करना चाहें तो आउट ऑफ प्लेन और प्लेन ऑफ पेपर के अंदर भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। जैसे आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है, ये इनसाइड द प्लेन है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स को भी इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स के केस में हम देखते हैं कि इन दोनों के केसेस में हमारी ट्रेजेक्टरीज क्या क्या होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस लेते हैं हमारा ये थर्ड वन केस। तो केस थर्ड कंसिडर करते हैं, V परपेंडिकुलर टू B, या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। B हम कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है,
उसका रीजन कुछ ये है। अच्छा, मैंने इस तरह से शो किया है, इसका मतलब इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, ये स्पेस और ये स्पेस इक्वल है, लेंथ इक्वल है, तो इक्वली स्पेस मैं कुछ इस तरह से शो करूँगा। इसका मतलब यहाँ पे इस रीजन के अंदर जो क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस रीजन के अंदर हमारा जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या करूँगा, इस रीजन के अंदर एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो मेरे को पता है कि अगर मैं क्यू चार्ज को, ठीक है, क्यू चार्ज को अगर मैं v वेलोसिटी से मूव करवाऊँ, ठीक है, और जिस स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो वहाँ पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो इस केस के अंदर यहाँ पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है, तो अब देखेगा कि ये इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसके मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो v क्रॉस b लगाओगे, v क्रॉस b, तो फोर्स क्या आएगा, थंब की डायरेक्शन ऊपर की साइड आएगा, तो फोर्स इस पे आएगा ये वाला डायरेक्शन, है ना, ये वाला डायरेक्शन में फोर्स आएगा, ये आएगा। तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल जैसे इस रीजन के अंदर एंटर किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, इसका फोर्स लगना स्टार्ट हुआ इसके ऊपर, किसकी डायरेक्शन में, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये वेलोसिटी है तो इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये केस हुआ। अब क्या हुआ, जैसे ये फोर्स लगा इसके ऊपर तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा तो डिफ्लेक्शन करेगा, तो अब ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मोशन नहीं करेगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो हर बार क्या होगा, जब डिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस मोशन के वेलोसिटी के हमेशा ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। देखो अगर यहाँ पहुँचेगा तो भी परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब इस जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी इसकी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसा कौन सा मोशन होता है जिसके वेलोसिटी के हमेशा ही फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है, तो वो होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा, सर्कुलर मोशन में कि हमेशा ही जो सर्कुलर मोशन होता है उसका जो फोर्स रहता है, ठीक है, फोर्स जो रहता है उसके हमेशा ही परपेंडिकुलर क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, मतलब जो इसका फोर्स रहेगा वो हमेशा इसके क्या होगा, वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे हाफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने इस रीजन के अंदर क्या किया, सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। सपोज कि इस चार्ज पार्टिकल को मैं सेंटर से ही स्टार्ट करूँ, इनिशिएट करूँ v इज इक्वल टू 0 से, मतलब v इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, मैंने इसको v इज इक्वल टू v दी, इनिशियल v आई, ठीक है। तो अभी क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा ना, अब क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो जिस सर्कुलर मोशन ये इसने परफॉर्म किया है, तो मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन की क्या खास बात होती है, उसकी ये रहती है कि खास बात कि उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, जो अपना इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है, वो हमेशा ही जो भी कोजिंग फोर्स है, जिस फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके इक्वल होता है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स कोजिंग फोर्स है, तो इसका मतलब एफ बी इज इक्वल टू एफ सी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल लिख दिया। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या थी, क्योंकि ये 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, जनरल फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फोर्स का, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और हमें पता है v और b क्या है आपस में, यहाँ पे 90 डिग्री पे है, यही तो केस है हमारा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है ना, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो क्यू वी बी लिख दिया, इसको कितना आएगा क्यू वी बी, है ना, ये तो है एफ बी की वैल्यू, सॉरी, है ना। तो एफ बी की वैल्यू कितनी है, क्यू वी बी, और सेंट्रीपिटल की फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास m है तो कितना होगा, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में आर। आर क्या है, इस जो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसकी जो रेडियस आर वो है, ठीक है। तो यहाँ से आर कितने, वी से वी कैंसिल हो गया, तो आर कितना आएगा यहाँ पे, एम वी अपॉन क्यू बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें पहला फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट था, दूसरा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन का रेडियस, ठीक है, कि कितना रेडियस से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अगर वो 90 डिग्री मूव कर रहा है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो आप देख रहे हो मास पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो चारों क्वांटिटीज़ को चेंज करके हम इस सर्कुलर मोशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल का मास अगर बढ़ा दें तो इस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज बढ़ा दें, सर्कुलर मोशन का रेडियस घट जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, मतलब सब सारी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको हमने बढ़ा दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से देखो सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया है इसने, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया है तो यहाँ से सर्कुलर मोशन की हम और भी टर्म्स निकाल सकते हैं, जैसे कि हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं सर्कुलर मोशन का। किस तरह से, ये तो हो गया इसका रेडियस,
टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब इसने पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में जो भी टाइम लिया, ठीक है, एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए, तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए इसने डिस्टेंस कितनी मूव की? 2πr, है ना, और टाइम कितना दिया? कैपिटल टी, जिसको हमने टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट किया एक रिवोल्यूशन में। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? जो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड कितना आएगा? 2πr अपॉन वी, आर की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा? 2π अपॉन वी, आर की वैल्यू mv अपॉन क्यू बी, वी से वी कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा? 2π अपॉन क्यू बी, 2π m अपॉन क्यू बी। यहाँ से देख रहे हो कि टाइम पीरियड है वो हमारा इंडिपेंडेंट है किसके? वेलोसिटी के। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऐसे रिवोल्यूशन के अंदर हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होगा। यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे साइक्लोट्रॉन में, जब हम इस लेक्चर के लास्ट में साइक्लोट्रॉन देखेंगे कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि साइक्लोट्रॉन में भी जो टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम साइक्लोट्रॉन का वर्किंग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। एक चीज़ यहाँ से और देख सकते हैं, अगर टाइम पीरियड निकल गया, ठीक है, अगर तो टाइम पीरियड निकल गया तो टाइम पीरियड से हम क्या सीखते हैं? फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो जस्ट अपोज कर दो इसका QB अपॉन 2πm। थर्ड टर्म निकल गया। अब यहाँ से क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2π न्यू, या न्यू को आप एफ भी लिख सकते हो, या 2πf, एक ही बात है। कितना आएगा? 2π से मल्टीप्लाई कर दो तो 2π कैंसिल, आएगा QB/m, ओमेगा। ओमेगा आया QB/m। तो ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर यूनिट मास पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं कांस्टेंट कर दूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो Q/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q/m मतलब चार्ज पर यूनिट मास। तो चार्ज पर यूनिट मास किसी चार्ज की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर चार्ज पर यूनिट मास को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर स्पेसिफिक चार्ज की फॉर्म में अपने क्वेश्चन पूछ लेता है, तो Q/m को आप स्पेसिफिक चार्ज की फॉर्म में रहोगे। अब क्या है, यहाँ से आपने रेडियस को mv अपॉन क्यू भी लिखा, तो mv का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी का मतलब मोमेंटम लिख सकते हैं ना इसको। तो लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन क्यू बी। चार्ज पार्टिकल का केवल क्वेश्चन में मोमेंटम गिवन होता है हमें, तो चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम पर यूनिट डिवाइडेड बाय में क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने एक रिजल्ट देखा होगा आपने कभी भी कि p²/2m, मोमेंटम स्क्वायर/2m को हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी? √2mk। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम k से डिनोट करें तो √2mk आएगा मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से r कितना आएगा हमारा? √2mk डिवाइडेड बाय में QB। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू दे के आपको रेडियस कंपैरिजन करवा लेता है, तो काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ हो जाएगा √2mk डिवाइडेड बाय QB। तो मतलब रेडियस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √k के, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कुछ क्वांटिटीज़ के, यहाँ पे √k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मूले आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, mv अपॉन QB सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से आप बाकी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप टाइम पीरियड देख लो, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आएगा, और फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज पर यूनिट मास या स्पेसिफिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी आपकी, ठीक है। तो इसको अल्फ़ा क्यू डैश भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अल्फ़ा क्यू डैश है स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक चार्ज, सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो मतलब मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, वो सर्कुलर मोशन होगा, तो उसकी ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कंपैरिजन वाले, ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं अपन। अच्छा, एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट कि वर्क डन बाय फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? वर्क डन बाय फोर्स मैग्नेटिक फोर्स FB है ना, उससे कितना वर्क डन आएगा? वो आएगा 0। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है और वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो वर्क डन को हम क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस d, है ना, फोर्स, ठीक है, फोर्स इंटू dx का इंटीग्रेशन लिखते हैं ना, कि फोर्स इंटू dx इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहता है। इन दोनों के बीच में फोर्स और dx के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बना तो cos 90 आएगा। 90 की वैल्यू अगर cos 90 की cos 90 कितना होता है? cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है।
तो वहाँ से फोर वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा वर्क डन हमारा, कि अगर एफ और डी एक्स के बीच में अगर हमारा एंगल 90 डिग्री बन गया तो वर्क डन 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी से। डी एक्स का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन के अंदर, तो डी एक्स तो इसी डायरेक्शन के अंदर होगा ना, ये वाला। तो डी एक्स हमेशा ही फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना। इससे भी देख सकते हो, या फिर पावर वाला जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी है उनके बीच में भी एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो दोबारा कोस 90 0, तो पावर 0 वर्क डन 0, एक ही बात है ना। जैसे ये प्रॉब्लम देखते हैं हम, इसके अंदर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कुछ, हमने ब्लैक कलर के अंदर इस तरह से, मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब हमें अल्फ़ा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी ट्रेजेक्ट्रीज निकालनी है। अगर मैं यहाँ से इनिशिएट करूँ, मतलब v = 0, यहाँ से मैं इनिशिएट करूँ इसको, ठीक है, तो जैसे ही इस एरिया के अंदर ये एंटर करे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया एंटर करे, तो इनकी कुछ ट्रेजेक्ट्रीज बनेंगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया था, अगर पॉजिटिव चार्ज q पार्टिकल है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अगर वो v अगर 90 डिग्री, अगर उसके v 90 डिग्री बनाएगा b के साथ में, तो b ऐसे है तो v इस प्लेन में कैसे भी हो, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, v क्रॉस b वाला केस ही लगेगा, 90 डिग्री वाला केस ही लगेगा, QVB वाला, ठीक है। तो थीटा हमेशा 90 डिग्री लगेगा, क्योंकि अगर इस प्लेन के अंदर वेलोसिटी है, तो थीटा 90 का केस है, और इस केस में हमें ट्रेजेक्ट्रीज बतानी है, ठीक है, चारों पार्टिकल्स के केस में तो क्या बनेगी, ठीक है। तो वो देखते हैं हम, अल्फ़ा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक चीज़ देख रहे हो कि 3 पार्टिकल तो हमारे क्या हैं, 2 पार्टिकल तो हमारे क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज, एक है न्यूट्रल और एक है हमारा इलेक्ट्रॉन, कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल पार्टिकल है उस पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, है ना, तो क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या, 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन के अंदर है, और जो हमारा वेलोसिटी है वो हमेशा क्या, परपेंडिकुलर रहेगा, इस प्लेन के अंदर ही रहेगा, तो हमेशा ही क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा उसके साथ में, तो फोर्स हमारा QVB ही बनेगा हमेशा ही, ठीक है, sin 90, ठीक है, 1। अच्छा, तो अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं, न्यूट्रल पार्टिकल है तो इस प्रोटॉन का, जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन का और अल्फ़ा का है, पार्टिकल का है, न्यूट्रॉन का n का 0 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, Q 0 हो जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इसको इनिशियटली यहाँ से वेलोसिटी v दूँ तो ये क्या करेगा, कहीं भी फोर्स नहीं लगेगा, तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, तो हमारा जो न्यूट्रॉन होगा वो तो हमारा क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट पाथ होगी, ठीक है। ये तो हमने इसका ट्रेजेक्ट्री बना लिया। अब हमारा क्या होगा, देखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, और हमारा प्रोटॉन। तो अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन के पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले पे QVB फॉर्मूला लगाओ, v क्रॉस b, तो v इस डायरेक्शन के अंदर, b क्या है इनवर्ड पेपर के अंदर, तो फोर्स क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में किस पे लगेगा, प्रोटॉन पे और अल्फ़ा पार्टिकल पे। और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे ही एंटर मूव अंदर किए तो इन पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो ट्रेजेक्ट्री कुछ इसे सर्कुलर बनाएंगे, ये समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से सर्कुलर ट्रेजेक्ट्रीज बनाएंगे, जो मैंने बताया था कि, जो मैंने ये वाला केस बताया था कि अगर इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को इनिशिएट करें तो ये सर्कुलर पार्टिकल हाफ कुछ इस तरह से मोशन करेगा, ठीक है। तो अंदर की साइड में क्या होगा, हाफ सर्कल बनाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्या होगा, जो भी सर्कल बनाएगा, इससे आगे हमने क्या पढ़ा था, रेडियस पढ़ा था, जो भी सर्कुलर मोशन होगा उसका कुछ रेडियस होगा, mv/qb, मतलब उसके मास, चार्ज, इन पे डिपेंड करेगा। अब मैंने इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम दी, तो v तो हो गया कांस्टेंट और b भी क्या है, कांस्टेंट है, तो v और b तो हो गए कांस्टेंट, और वो डिपेंड किस पे कर रही है, r हमारी अब चार्ज, मास और चार्ज पे, तो मास पर यूनिट चार्ज इस पे डिपेंड कर रही है। अब अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन का कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हीलियम का 2He4 होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, यहाँ मास नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन का रहता है 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, है ना, 1 ठीक है, मास भी 1 और चार्ज भी 1 यूनिट। और इलेक्ट्रॉन का रहता है, वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा चार्ज रहता है वो तो -1 रहता है, लेकिन मास हमारा क्या रहता है, वो 0 रहता है, कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। तो अब इन दोनों को केस में देखें तो m मास को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो 4/2 किसका आएगा, हीलियम का, है ना, तो अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल कितना आएगा, मास अपॉन चार्ज 4/2 कितना आएगा, 2, मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 फैक्टर आएगा, है ना। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए देखेंगे कितना आएगा, 1/1, कितना 1,
तो फैक्टर किसका ज़्यादा बड़ा है, अल्फ़ा पार्टिकल का, तो रेडियस अल्फ़ा पार्टिकल का ज़्यादा बड़ा होगा। तो जो भी ट्रेजेक्ट्री बनेगी उसका रेडियस किसका ज़्यादा होगा, अल्फ़ा पार्टिकल का। तो मान लो अगर इस ट्रेजेक्ट्री मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ, ये अल्फ़ा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है, तो जस्ट इसके हाफ जो ये भी रेडियस होगी जो भी इसकी, उसकी हाफ रेडियस इसकी होगी। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो किसकी होगी, हमारी प्रोटॉन की होगी, ठीक है। अब क्या है, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल का बन गया ट्रेजेक्ट्री। अब इलेक्ट्रॉन का जस्ट क्या बनेगा, जस्ट इससे अपोजिट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर कंपेयर कराएं, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें। लेकिन मास जो प्रोटॉन में रहता है वो इलेक्ट्रॉन में नियर अबाउट 1700-1800 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर इसका प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो इसका डेफिनेटली रेडियस ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चार्ज तो दोनों में सेम है, ठीक है। तो मास इसका इतना कम है, ठीक है, तो रेडियस भी डेफिनेटली उतना टाइम कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस होगा वो बिल्कुल कम होगा, तो कुछ इस तरह से इतना सा ट्रेजेक्ट्री बनेगा इसका, ठीक है। तो इसका ट्रेजेक्ट्री का जो बनेगा रेडियस बनेगा वो कम बनेगा इससे, ठीक है। जितना टाइम्स इसका मास है उतना टाइम्स कम बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री होगी हमारी, ठीक है। देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री जस्ट इससे अपोजिट बना रही है, और न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ पास कर रहा है। तो हमने देख लिया रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करके कि इस तरह से हमारी ट्रेजेक्ट्रीज बनेगी, है ना। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में रिवर्स पूछ लेता है, हमें ट्रेजेक्ट्रीज गिवन होती है और पूछ लेता है ये वाली ट्रेजेक्ट्री किस पार्टिकल की है, पार्टिकल्स दे देगा या उनके चार्ज मास दे देगा। तो इस तरह से हम ट्रेजेक्ट्रीज बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है। कई बार जेई के अंदर ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का तो वो देखते हैं, जैसे कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसको जैसे ये वाली जो बाउंड्री है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से स्पेस बनाया है, ब्लू कलर के अंदर जो स्पेस है इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, ठीक है। इस बाहर वाले स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर करवाया, ठीक है, क्यू चार्ज को, ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब आपने सोचा कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा कुछ इस तरह से। मान लो कि ये रीजन इतना छोटा है कि जो इसकी रेडियस होगी उससे भी कम का ये रीजन है, मतलब जो ये वाला जो रीजन है जिसकी डी डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डी अगर आपका लेस देन आर हुआ तब क्या होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डी आपके रेडियस से भी कम हुआ तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि आपका ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता 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 यहाँ पे आके क्या होगा, ये क्या करेगा, पार्टिकल बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये पूरा, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे यहाँ से कि फोर्स लगेगा तो यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन के अंदर रेडियस बनेगा, इसका जो भी सर्कुलर मोशन है इसका यहाँ पे सेंटर बनेगा सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन का सेंटर अगर आप देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसने स्टार्ट किया हाफ रिवोल्यूशन, तो अगर आप सेंटर देखो तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये वाला डिस्टेंस आपका डी है ना। तो डी मैंने बोला छोटा है आर से, तो इसका जो आर होगा वो कम से कम कहाँ होगा, यहाँ तक होगा। मान लो इसका जो आर है सेंटर मोशन का, या आर ये है, ये और ये सेम है आर, ठीक है। तो डेफिनेटली ट्रेजेक्ट्री क्या होती, यहाँ तक जाती, यहाँ तक पार्टिकल आता, फिर इस तरह से सर्कुलर मोशन करता, ठीक है। अब पार्टिकल क्या होगा, इससे बाहर आने के बाद तो इसको रीजन मिला ही नहीं, इसके बाद क्या होगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसा यहाँ से वेलोसिटी इसको मिला, इसी वेलोसिटी से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अब देखेंगे कि जिस एंगल से आपने इसको इनिशिएट किया था, ठीक है, वो डायरेक्शन क्या थी, वो तो ये वाली डायरेक्शन है, मतलब इसकी ये वाली डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन के अंदर के साथ जो भी एंगल बना रहा है बाहर निकलते हुए, इसी थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जो इनिशिएट अपने डायरेक्शन दी, जिसको हम बोल देते हैं एन कैप, ठीक है, एन कैप डायरेक्शन। मान लो तो एन कैप यही होगी, तो एन कैप के साथ में जो ये आउटवर्ड एंगल बना रहा है बाहर निकलते टाइम थीटा, उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। वही निकालना है हमें, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से किस तरह से निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि मान लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी v है ना। क्योंकि अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी यहीं होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से ये क्या है, इस सर्कुलर मोशन जो कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता, अगर ये रीजन ज़्यादा होता तो इसका इमेजिनरी सर्कुलर मोशन का ये सेंटर हो गया। तो इस सेंटर से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन देखें, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये एंगल कितना बना रहा है 90, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है, ये तो बना रहा है थीटा, ठीक है।
और ये वाला लाइन और ये वाला वेलोसिटी ये हमेशा ही 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो भी क्योंकि अगर हम देखें सर्कुलर मोशन को तो ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है हमेशा ही सेंटर के साथ में, सेंटर वाली जो लाइन है इमेजिनरी, इसके साथ हमेशा ही 90 डिग्री बनाता है ये, है ना। तुम्हें पता है टेंजेंट होता है हमेशा वेलोसिटी। तो जो भी इमेजिनरी लाइन खींची है हमने उसके साथ ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा, एक्स मान लो, तो कितना एक्स कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये लाइन कितना बना रही है, 180 डिग्री बना रही है, तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा, तो कितना आएगा ये 90 माइनस थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 90 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, 90 माइनस थीटा, है ना। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये वाला ट्रायंगल, तो ये वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा, है ना। ये वैल्यू 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। प्रॉपर्टी लगा दें ट्रायंगल वाली, ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सारे एंगल्स का सम, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा 90 और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है इमेजिनरी, जो इमेजिनरी लाइन खींची इसकी रेडियस, ये रेडियस ही तो थी आर, ठीक है। तो ये आर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है डी है हमारी, है ना, ये वाली डिस्टेंस डी है। तो डी और आर के बीच में रिलेशन आ गया ना यहाँ से, ठीक है। तो डी बाई आर क्या लिख सकते हैं, डी बाई आर क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन आर कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो डी कितना आ जाएगा हमारा, आर साइन थीटा, है ना, ठीक है। एक ही बात है, या साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर। तो हमें को एंगल निकालना है थीटा, तो यहीं से देख लो थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स डी बाई आर। और आर हमें पता है, आर जो हमने कंसेप्ट पता था, अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता तो आर की वैल्यू तो एम वी अपॉन क्यू बी होती है। वो तो चेंज नहीं हो सकती ना, पार्टिकल का मास, चार्ज और पार्टिकल का ये वाला वेलोसिटी, वो तो चेंज नहीं हो सकता। वेलोसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट दे रखी है। तो आर की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा, साइन इनवर्स डी बाई एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो ये हमारा आया थीटा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैंने अगर इनिशियल ये वेलोसिटी दिया तो एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे ही आया, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर इनिशियल जो वेलोसिटी जो दी है उसका कुछ आर्बिट्री एंगल थीटा दे दे तो भी हम क्या हो सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ इस तरह से क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज़ करके, ठीक है, थोड़ा सा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज़ करके हम आराम से थीटा निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे केवल क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या कहता है कि एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लेता है आपको कि अगर आपको ये डी डिस्टेंस गिवन हो, है ना, क्योंकि एम वी अपॉन क्यू बी तो आपके एक पार्टिकल के लिए कांस्टेंट ही रहेंगे, एम जो मास है वो चार्ज हैं, ठीक है। लेकिन आपको मान लो जैसे डी है इस क्वेश्चन में, अगर आप मान लो डी आपको दे दे, जो आपकी डी की वैल्यू है वो दे दे आपको एम वी अपॉन 2 क्यूब भी दे दे, ये ऐसा प्रॉब्लम बना ले, है ना, एम वी अपॉन 2 बी क्यूब दे दे और आपको पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो क्या होगा, ठीक है। इसको ट्राई करके देखो क्या होगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट कर दो, डी को एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी पुट करोगे तो साइन इनवर्स हाफ आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स हाफ, है ना। तो इनवर्स एंगल है, इनवर्स हाफ, कंफ्यूज मत होना इनवर्स में, साइन थीटा लिख दो इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो थीटा की वैल्यू किस पे हाफ हो जाती है, साइन की 30 डिग्री पे, तो इसका मतलब एंगल आपका क्या आया, एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री आया, ठीक है। तो केवल क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेता है कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या आया, 30 डिग्री आया, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, टाइम, ठीक है, टाइम टेकन या ठीक है या टाइम स्पेंट, इस पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम स्पेंड किया, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कई बार कि इस पार्टिकल ने यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड के अंदर। तो टाइम स्पेंड कितना आएगा, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट याद रखना, वो कॉन्सेप्ट देखें। जैसे अपना सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ठीक है, तो पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, टाइम पीरियड टी, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए टाइम पीरियड टी लगता है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, इस ट्रेजेक्टरी को हाफ कर दूं, हाफ मोशन कितने के लगेगा, अगर ये पूरा, अगर ये डी इतना कंप्लीट होता तो हाफ मोशन करने में कितना लगता है, टी बाई 2। तो जितना फ्रैक्शन के अंदर ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, उतना ही तो लग रहा है। अगर ये हाफ कर देता तो हाफ कितना होता है, ये थीटा इसका कितना होता, 360 का 180 हो गया, मतलब जितना फ्रैक्शन कर रहा है। तो कितना टाइम स्पेंड होता है, टी डैश, जिसको टाइम स्पेंड बोल देता हूँ, टाइम स्पेंड को टी डैश बोल देता हूँ, तो कितना होगा टोटल टाइम पीरियड टी इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला या तो क्या ये फ्रैक्शन ही है, थीटा बाई 2 पाई फ्रैक्शन ही होता है ये एंगल का। अगर मान लो ये थीटा एंगल, अगर मान लो ये थीटा एंगल की कोई
सर्कल है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इस इतने से चीज़ का इतना सा टाइम पीरियड कितना स्पेंड किया इसने, कितना आएगा, थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ये जितना थीटा है, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू टी, जितना पूरा टोटल टाइम पीरियड है, तो ये होता है टाइम स्पेंड। तो इसमें से निकाल सकते हो टाइम स्पेंड क्या आएगा, कि इस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, डी इज इक्वल टू एम वी अपॉन 2 क्यू भी दे रखा और थीटा आप, तो आपको टाइम स्पेंड निकाले। जैसे इसमें अगर आपको पहला पार्ट थीटा पूछ लिया और दूसरा पार्ट आपसे पूछ लिया टाइम स्पेंड क्या आएगा, निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं। थीटा निकाल लिए पहली बात, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन था थीटा, तो जो हमने जो ट्रेजेक्ट्री बनाई थी, कहाँ है ये ट्रेजेक्ट्री, है ना, तो जो ये ट्रायंगल था, तो ये वाला एंगल कितना था, थीटा, थीटा निकल के आया था अपना। मतलब जो क्योंकि सर्कुलर मोशन कितना किया, इतना ही से किया, और इस सर्कुलर मोशन ने सेंटर से कितना एंगल सबटेंड किया, ये लो सेंटर से थीटा एंगल ही सबटेंड किया। यही चीज़ बताई थी मैंने कि सेंटर से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ से थीटा एंगल ही किया। तो थीटा निकल के आ गया हमारा, थीटा कितना निकल के आया हमारा, थीटा निकल गया 30 डिग्री। तो टाइम पीरियड कितना आएगा हमारा यहाँ से, टाइम स्पेंड टी इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री, और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, कितना आएगा 12 से कैंसिल होगा ना, t/12, तो मतलब टी डैश निकल गया t/12। टाइम स्पेंड कितना है 1/12 टाइम्स ऑफ होल टाइम पीरियड, जितना कंप्लीट टाइम पीरियड लेता उसका 1/12 टाइम्स, ठीक है। तो कंप्लीट टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो अगर आपको क्वांटिटीज़ गिवन हो आपको, ठीक है। तो दोनों टाइप, अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन और हमारी दूसरी हेडिंग यहाँ से कवर हुई है टाइम स्पेंट, ठीक है, दोनों हेडिंग यहाँ से कवर होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको इनिशियल एंगल ये थीटा दे रखा है आपको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में। तो इस रीजन के अंदर ओनली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इससे बाहर नहीं है। तो थीटा आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन थीटा डैश निकालना और टाइम पीरियड निकालना है, टाइम स्पेंड निकालना है, ठीक है। तो मैंने बताया था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इनिशियल जो एंगल है आपका, इनिशियल जो डायरेक्शन है उसके साथ क्या एंगल बना रहा है। तो आपकी ये डायरेक्शन मान लो एन कैप है, तो यहाँ देखो एन कैप क्या होगा, अगर ये एन कैप है तो एन कैप आपकी क्या चीज़ है, एन कैप है आपकी जो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी इनिशियल डायरेक्शन कुछ इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है, आर्बिट्री कुछ इस तरह से एन डायरेक्शन में अंदर है, ठीक है, इसको एन कैप बोल दिया आपने, ठीक है। तो आपने देखा कि जो एन कैप है, ठीक है, इसके साथ क्या बना रही है एंगल, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल है इसके साथ में वो थीटा एंगल है, तो ये आपका थीटा एंगल है ना। तो ये आपका अगर थीटा एंगल है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपका क्या है, ये थीटा, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, क्योंकि ये क्या है आपका इनिशियल और ये आपका क्या है फाइनल, तो इन दोनों के बीच का एंगल ही तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन ना। तो इसी को आपने थीटा डैश जो एंगल ऑफ डेविएशन बोला है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये लाइन पूरा 180 डिग्री बना रहा है इसके साथ में, तो थीटा डैश प्लस थीटा ना, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, एक लाइन का एंगल कितना हो जाएगा पूरा 180 डिग्री, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, या इसको क्या बोल सकते हैं 180 डिग्री को, ठीक है। तो 180 डिग्री को हम पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये तो निकल के आया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, पहला पार्ट कवर हो गया हमारा। दूसरा हम क्या निकालेंगे, टाइम स्पेंट। टाइम स्पेंट का मैंने क्या बताया था, जो भी सर्कुलर मोशन है वो आप देख लो, जैसे मान लो इसने इतना सर्कुलर मोशन प्ले किया है, तो इस जो एंगल ये बनाएगा सेंटर के साथ में थीटा, तो वहाँ से टाइम पीरियड को थीटा/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो बताया था कि यहाँ से टाइम पीरियड जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, थीटा/2 पाई इंटू तो नेट टाइम पीरियड टोटल इस रिवोल्यूशन का, तो उसको हम टी डैश बोलते हैं, टाइम स्पेंट, है ना। तो टी डैश कैसे निकालेंगे, सेंटर देखेंगे। तो इमेजिनरी मान लो इसका सेंटर कैसे देखेंगे, तो जैसे जैसे इसने एंटर किया तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी ये है तो फोर्स इस डायरेक्शन में। सिमिलरली एग्जिट करते टाइम फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। कुछ मान लो आर्बिट्री ये डायरेक्शन है, तो मान लो कुछ ये इसका सेंटर बना ओ, ठीक है। तो अब इसको भूल जाओ आप, ठीक है, बाकी जो भी अपन ने बनाया था। अब देखो कि इस डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो ये वेलोसिटी है ये इस लाइन के साथ में, सेंटर वाली लाइन के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो इसको मैं यहाँ दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये इस वेलोसिटी है और ये इसका सेंटर वाली लाइन है, ठीक है। तो ये हमेशा वेलोसिटी के साथ में ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है।
और ये बाउंड्री लेयर कितना एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, और ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री बना रही है, तो ये 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, ये वाला जो एंगल है 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक लाइन जा रही है, तो ये वाला और ये वाला वर्टिकल, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन अगर आई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। नेट एंगल कितना सबटेंड हुआ, ये वाला कितना हुआ 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये इसको बोल सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा। तो ये सेंटर से जितना एंगल सबटेंड कर रहा था वो आ गया, ठीक है। तो हमारा टाइम पीरियड कितना आएगा, थीटा जो सबटेंड कर रहा है डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू कितना टोटल टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो थीटा कितना है हमारा पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 2 पाई, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो कितना आएगा पाई माइनस 2 थीटा एम अपॉन क्यू बी। एम गिवन है, क्यू गिवन है, बी गिवन है, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ जो ये वाला थीटा आ रहा था, एंगल सबटेंड हो रहा था, वो सिमिलर आता है एंगल ऑफ डेविएशन के, पाई माइनस 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा सेम आ रहे हैं। सिमिलरली पिछला क्वेश्चन हमने देखा था उसमें जैसे 30 डिग्री निकल के आया था हमारा, ठीक है। जो एंगल ऑफ सब डेविएशन था वो 30 निकल के आया था और ये जो एंगल बना था ये भी 30 निकल के आया था। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हर किसी कन्फिग्रेशन में जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है वो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर से वो दोनों इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे। तो टाइम स्पेंड आप डायरेक्ट भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसी को इंटू t/2 पाई से मल्टीप्लाई करके भी आप टाइम स्पेंड निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम केस देखते हैं, केस नंबर 5, कि अगर हमारा थीटा है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। मतलब जो v और b है, मतलब जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, पहले उनके बीच में एंगल क्या था 90 डिग्री था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में मतलब b और v के बीच में कुछ एक अपना आर्बिट्री एंगल थीटा है, ठीक है। अब हम इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले केस में कब क्या था, जब b और v परपेंडिकुलर थे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड थी, मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या थी सारी इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर है, और वेलोसिटी क्या है इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब ये वेलोसिटी इस प्लेन के अंदर कहीं भी मूव कर सकती है, वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो हमेशा क्या होगा सर्कुलर मोशन होगा। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, इस सर्कुलर मोशन का जो भी प्लेन है, ठीक है, मतलब इस सर्कुलर मोशन का प्लेन, ठीक है, ये हमेशा ही परपेंडिकुलर है किसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के बी के साथ में। ये दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सर्कुलर मोशन का प्लेन हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या है परपेंडिकुलर है। ये प्रॉपर्टी हमेशा ही रहेगी कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, अब वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर आएगा तो सर्कुलर मोशन प्ले होगा, तो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि अगर मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, इसको मैंने आर्बिट्री एंगल v के साथ, वेलोसिटी आर्बिट्री एंगल जो पार्टिकल है उसको आर्बिट्री एंगल v के साथ इसको मोशन करवाया इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, v परपेंडिकुलर और v पैरेलल। इस वेलोसिटी को मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। अब v पैरेलल का मतलब v पैरेलल है b के साथ में और v परपेंडिकुलर है b के साथ में। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, एक तो ये और एक ये, है ना। इसको मैंने दो पार्ट्स में सोच सकता हूँ। अगर मैंने आर्बिट्री एंगल थीटा बनाया जो हमारा 90 डिग्री नहीं है, इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर सकता हूँ। एक वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है बी के साथ में और एक नहीं बना रहा। ये तो हमारा इनिशियल केस ही होगा। तो ये मोशन क्या देगा हमें, सर्कुलर मोशन देगा जो हमने देखा था। लेकिन अब ये क्या करेगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक मोशन होगा। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, इस डायरेक्शन में कोई मोशन था, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं था। डायरेक्ट मोशन क्या था, इसके सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर था और वो भी सर्कुलर था। इस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर भी पार्टिकल मूव करेगा। तो इसका मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर भी मोशन करेगा। तो दोनों मोशन के कंबाइन मोशन को बोलते हैं हेलिकल मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन बोलते हैं, हेलिकल मोशन। होता कैसे है कि मान लो जैसे अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब काफ़ी सारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाऊंगा और सारे क्या हैं, और मैंने एक वेक्टर से ही दिखा देता हूँ कि यूनिफॉर्म है, इस डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसको मैंने क्या आर्बिट्री एंगल वी से करवाया, तो आर्बिट्री एंगल वी है, ठीक है, तो इसका एक क्या होगा, दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर है बी के साथ में, तो वी क्रॉस बी लगाएंगे, वी क्रॉस बी लगाएंगे तो फोर्स क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आया तो ये तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और ये क्या करेगा, इसको इधर मूव कराने की कोशिश करेगा। तो नेट क्या होगा, इसका मोशन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, हेलिकल मोशन होगा। देख रहे हो इसके अंदर दो मोशन है, एक तो सर्कुलर मोशन है जो वी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, तो वी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या कराएगा, हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाएगा, सर्कुलर मोशन का रीजन है। और जो वी पैरेलल है हमारा, वो इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, तो वी पैरेलल हमें क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन दे रहा है हमें। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन दे रहा है किसमें, बी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही हमें क्या दे रहा है, हेलिकल मोशन दे रहा है, क्या दे रहा है, हेलिकल मोशन। तो इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, तो ये जो पाथ परफॉर्म हुआ है उसको बोलेंगे हेलिकल पाथ। तो जो फिनोमेना जो हमारे सर्कुलर मोशन वाले हैं, फॉर्मूला में याद है सर्कुलर मोशन वाला, आर इज इक्वल टू क्या था, एम वी अपॉन क्यू बी था, यही तो था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, v की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, v परपेंडिकुलर को, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो v परपेंडिकुलर ही दे रहा है हमें। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा आर एम, क्योंकि v परपेंडिकुलर हमारा क्या है, अगर ये थीटा है तो v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, v साइन थीटा, और v पैरेलल कितना हो जाएगा, v कोस थीटा। तो v परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं, v साइन थीटा, है ना। कितना आएगा यहाँ पे, v साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्यू बी। और ये थीटा क्या चीज़ है, v और b के बीच का एंगल। ठीक है, रेडियस निकल के आ गया। अच्छा, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा अब हमारा मोशन का, तो टाइम पीरियड तो मैंने बोला था, टाइम पीरियड तो वेलोसिटी के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, 2πm अपॉन क्यू बी। इसमें तो वेलोसिटी का टर्म आ ही नहीं रहा, परपेंडिकुलर पैरेलल कौन दोनों नहीं आ रहा, तो टाइम पीरियड तो उस मोशन का, सर्कुलर मोशन का सेम ही रहेगा। सिमिलरली जो ओमेगा रहेगा हमारा, ओमेगा कितना रहेगा, m अपॉन क्यू बी, वो भी सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी हमारा क्या रहेगा दोनों का, क्यू बी बाई एम, सॉरी, है ना। तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी हमारे क्या रहेंगे, दोनों के इसके अंदर सेम रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ओनली क्या होगा, रेडियस चेंज होगा। ठीक है, v साइन थीटा कंपोनेंट है वो डिसाइड करेगा रेडियस इसके। तो सर्कुलर मोशन का जो मैथमेटिक्स है वो तो ये रहा, सर्कुलर मोशन का मैथमेटिक्स। वो अब क्या है, जो ट्रांसलेशनल मोशन है, जो इस डायरेक्शन के अंदर मोशन दे रहा है, उसका मैथमेटिक्स देखते हैं। क्योंकि हर एक रिवोल्यूशन के अंदर ये पार्टिकल, जैसे एक रिवोल्यूशन इसने किया तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हर रिवोल्यूशन के अंदर अपना क्या कर रहा है, ये अपना इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं, जो एक रिवोल्यूशन के अंदर पार्टिकल अपना ट्रांजिशनल मोशन कर दे, इसको बोलते हैं अपने पिच। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसको पिच बोलते हैं। तो पिच कितना होगा, कितना पिच होगा, क्योंकि टोटल टाइम एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में टाइम पीरियड कितना लगा, टी, टाइम कितना लगा, कैपिटल टी, है ना। और तो डी क्या, पिच क्या, डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी, टाइम इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी। एक सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, टी, कैपिटल टी। तो कितना आएगा, वी परपेंडिकुलर पैरेलल को क्या लिख सकते हैं, वी कॉस थीटा इंटू टाइम, कैपिटल टाइम टी। तो टी को 2πm बाई क्यू बी से रिप्लेस कर दो, कितना आएगा, वी कॉस थीटा 2πm बाउन क्यू बी। तो ये हमारा क्या निकल के आया, पिच। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आएगा, पिच, v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो पिच निकल के आएगा, p को से डिनोट करते हैं, v cos थीटा 2πm अपॉन क्यू बी। डिपेंड किस पे कर रहा है ये हमारा, वेलोसिटी के cos थीटा कंपोनेंट पे, है ना।
तो ये चीज़ निकल के आई हमारी। तो अब क्या है, हम हमारे पास दो रिलेशन है, कौन कौन सा रिलेशन, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा और पिच इज इक्वल टू वी जिसमें कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आ रहा है और यहाँ पे साइन थीटा कॉम्पोनेंट आ रहा है। तो दोनों यहाँ से अपने थीटा रिलेशन निकाल सकते हैं, थीटा रिलेशन निकाल सकते हैं जो आर्बिट्री थीटा है। हाँ, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, आर और आर बाई पी कर दो, इन दोनों को एक दूसरे डिवाइड करोगे तो टेन थीटा का रिलेशन आएगा। तो याद रखना टेन थीटा का जो यहाँ से रिलेशन आएगा हमारा वो आएगा 2πr/p। ठीक है, याद रखना जरूरी नहीं है, इन दोनों का रिलेशन पता है हमें। ठीक है, सिंपल ही है, mv/q भी था पहले, तो अब साइन थीटा कंपोनेंट आ गया। और पहले यहाँ पे क्या पिच निकालने का फॉर्मूला क्या है, v पैरेलल इंटू टी। टी हमें पता ही है क्या होता है, 2πm/q भी, तो v cos थीटा आएगा। दोनों को एक दूसरे डिवाइड कर दो, टेन थीटा आ जाएगा 2πr/p। तो p क्या हो जाएगा 2πr/tan थीटा। सिमिलरली r क्या होगा, r होगा p tan θ/2π। जो पूछे आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों की बीच की रिलेशन आ गई, कॉमन रिलेशन टेन थीटा के टर्म में 2πr/p। ठीक है, तो इस मोशन को बोलते हैं हेलिकल मोशन। तो दो मोशन से बना है, सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन कौन देता है, वी परपेंडिकुलर, और ट्रांसलेशनल मोशन कौन देता है, वी पैरेलल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ कंसीडर कर लें हम तो, ठीक है, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं पहले छोटा सा, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं चार्ज लेके जाऊँगा तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, पैरेलल लगेगा या एंटी पैरेलल लगेगा ना। सिमिलरली अगर मैं चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्यू को अगर मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर मोशन करवाऊँ v, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर मोशन करवाऊँ तो फोर्स हमारा किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, फोर्स जैसे अगर q पार्टिकल है, इसको मैं अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दूं या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दूं तो फोर्स हमारा क्या करेगा, हमेशा ही इस b के परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। तो या तो फिर ये लगेगा या फिर ये लगेगा, है ना। तो एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको एफ से डिनोट करता हूँ, वो हमेशा ही पैरेलल लगता है फील्ड के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगता है या एंटी पैरेलल लग सकता है ना। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है जो एफ से डिनोट करता हूँ, वो क्या करेगा, हमारा परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, किसके, फील्ड के, मतलब फील्ड मतलब बी के, मतलब ये पैरेलल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये परपेंडिकुलर लगता है मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। दोनों में एक डिफरेंस है इंपॉर्टेंट काफ़ी। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए, ये कंडीशन है दोनों की। ठीक है, यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो भी फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम में भी उस चार्ज पार्टिकल पे, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर टाइम टी पे देखें तो अगर उसका स्नैपशॉट लें तो वो रेस्ट के अंदर ही है, तो उस पर फोर्स तो लग ही रहा है। तो अगर वो पार्टिकल मूव भी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन के अंदर ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, ठीक है, तो दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं, एफ ई पर एफ बी, है ना, वेक्टर फॉर्म के अंदर इस दोनों फोर्सेस को अगर मैं बोल दूँ एफ नेट, तो कितना फोर्स लग रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, क्यू अगर क्यू चार्ज पार्टिकल है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों लगेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, बी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यही होता है। तो ये किसके लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट कितना आएगा हमारा, ई प्लस वी क्रॉस बी। इसी को फोर्स को हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स, एफ नेट बोल दो या लोरेंज, एफ एल बोल दो, लोरेंज, इसी को हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर हम इसको 2 या 3 केसेस के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला केस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग केस बन सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, जैसे मान ले इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन के अंदर है और वो चार्ज पार्टिकल मूव भी इस डायरेक्शन में कर रहा है। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है।
ठीक है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या होगा, तो मैंने बोला था अगर पैरेलल है, पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो लगेगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर मैंने बताया एंगल कितना बनाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री साइन 180 जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स तो कितना लगेगा जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा 90 डिग्री और उन पर थीटा आर्बिट्री हो, बस जीरो और 180 डिग्री ना हो, तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो कुछ लगता है। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है, यहाँ पे थीटा जीरो है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो लग रहा है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, वो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उस पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना। तो डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है वो कितना लग रहा है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यही है। तो इसका मतलब अगर ये एक्स डायरेक्शन के अंदर सारे मूव कर रहे हैं तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ओनली एफ ई ही लगेगा, एफ बी जीरो है तो ओनली एफ ई, क्योंकि एफ अगर बी जीरो हो गया तो बचा हुआ फोर्स कौन सा है, एफ ई ही है, तो एफ ई लगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू इंटू ई, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ही डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल हमारा इनिशियल वेलोसिटी v से मूव किया तो उसमें एक्सीलरेशन होगा इस फोर्स के कारण, है ना। तो उसमें एक्सीलरेशन कितना होगा, एफ ई डिवाइडेड बाय में m, अगर उस चार्ज पार्टिकल का मास m है ना। तो मतलब इसी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो ये मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो पाथ कौन सा होगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस देख लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल केस था। दूसरा केस में हम क्या करते हैं, v को परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमारी e और b है वो अभी भी पैरेलल है। मतलब जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन के अंदर में हमारी ई वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में हमारा वी वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है। बस वी क्या है, वी हमारा परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, मान लो कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से है, ठीक है। अगर मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर ई और बी है हमारी, ठीक है। और जेड डायरेक्शन के अंदर मान लो हमारा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है पार्टिकल, तो अब देखो v अगर b के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका जो प्लेन होगा सर्कुलर मोशन का वो डेफिनेटली कौन सा होगा, ये वाला प्लेन होगा, जो जेड एक्स प्लेन है वही तो प्लेन होगा सर्कुलर मोशन का। तो इस प्लेन के अंदर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस फोर्स के कारण क्या करेगा, इसको इस साइड मोशन होगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल अगेन क्या करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलिकल पाथ। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, जो हेलिकल पाथ का सर्कुलर मोशन है उसका कारण कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और जो उसका ट्रांसलेशनल मोशन है जो उसको हेलिसिटी दे रहा है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफरेंट है देन कंपेरिजन केस जो हमने आर्बिट्री एंगल थीटा वाला केस पढ़ा था ना पिछले केस में, ठीक है, पिछले पार्ट के अंदर। उसमें क्या था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही था दोनों का कारण। एक में बी परपेंडिकुलर था, वो सर्कुलर मोशन का केस था, और बी पैरेलल था ट्रांसलेशनल मोशन का। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मोशन का केस बी है और ट्रांसलेशनल मोशन का केस ई है, ठीक है। तो हेलिकल पाथ देगा, लेकिन वहाँ पे क्या था, हेलिकल पाथ का जो वेलोसिटी था उसका वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था v, ठीक है। तो उस केस में जो हेलिकल पाथ जो मोशन था, जो हमने लास्ट केस पढ़ा था, ठीक है, उसमें आप एक चीज़ नोट भी कर लेना, जो वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, b पैरेलल था, तो यहाँ पे वो मोशन क्या था, कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके अंदर वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी था, ठीक है। तो वहाँ पे उसको बोल सकते हैं आप कांस्टेंट मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मोशन हो रहा है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के कारण कुछ एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो यहाँ पे वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, वो सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन नहीं है, यहाँ पे वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेट करेगा पार्टिकल, ठीक है। तो इसके अंदर हेलिकल पाथ है, हेलिकल मोशन है, वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के साथ है, तो क्या एक्सीलरेशन भी हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वो एक्सीलरेशन हो रहा है, तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि अगर हमारा जो पहला
ये वाला अगर सर्कल इस तरह से बना, ठीक है, दूसरा कुछ इस तरह से बना, तीसरा कुछ इस तरह से बना, हर बार क्या होगा, जो ये वाला डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। पिच है, जो हमने पिच बोला था, उस केस में क्या था, पहले वाले केस में पिच क्या था, कांस्टेंट था, सेम पिच बन रहा था ना, P इज इक्वल टू पी। यहाँ पे लेकिन क्या बनेगा, पहला पिच मान लो यहाँ से स्टार्ट किया इसने, पहला पिच बनाया P1, दूसरा पिच बनाया P2, तीसरा पिच बनाया P3। क्यों अलग अलग बना, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, फोर्स उसको ऐड कर रहा है, ठीक है। अगर इसको पिच को कैलकुलेट करना चाहिए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना। तो यहाँ से यहाँ पे पिच कैलकुलेट करो तो P1 कितना आएगा इस फॉर्मूले से, P1 इज इक्वल टू हाफ, है ना, ए एक्सीलरेशन कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स कितना है, Q इंटू ई, है ना। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, Q ई बाई एम, तो ये एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, Q ई बाई एम इंटू, अगर ये टाइम पीरियड T ले रहा है यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड तो यहाँ से यहाँ सेम ही रहेगा, सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है जो, उसको टी स्क्वेयर हो गया। सिमिलरली P2 कैलकुलेट करो, P2 यहाँ पे क्या चीज़ है, अब ये P2 है, ठीक है। अब P2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, P1 P2 देख लेते हैं, ये वाला टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम नेम देते हैं P1 प्लस P2, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटू हाफ, सिमिलरली Q ई बाई एम इंटू टी स्क्वेयर। अब क्या आएगा, ये T है और ये भी T है, 2T का स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सिमिलरली P3 में हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। तीसरा केस होगा हमारा, वो क्या बनेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2T की जगह कितना आ जाएगा, 3T स्क्वेयर आ जाएगा। तो हर टाइम देख रहे हो T स्क्वेयर, फिर 2T स्क्वेयर, फिर 3T स्क्वेयर, ऐसे टर्म्स आ रही हैं। तो हर बार क्या होगा, जो हम रेशियो देखें, जनरल रेशियो देखें, तो इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जनरल रेशियो, कि पहले P1 था, ठीक है, रेशियो देखो P1 प्लस P2 के साथ में, फिर रेशियो देखो P1 प्लस P2 प्लस P3 के साथ में। तो हर बार रेशियो कैसे चेंज हो रहा है, इसमें T स्क्वेयर था, इसमें 2T स्क्वेयर, इसमें 3T स्क्वेयर, 2T स्क्वेयर को खोलो कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ दैट टर्म सेम आ जाएगी, 4 ऑफ P1 आ जाएगा। यहाँ देखोगे तो 9 ऑफ P1 आ जाएगा, है ना, इस तरह से आएगा। तो रेशियो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 1:4:9, स्क्वेयर के रेशियो में जा रहा है, 16:25, ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो हेलिकल पाथ का जो मोशन होगा, वो जो पिच है वो पिच बढ़ती जा रही है। ये पिच का रेशियो नहीं है, ये पिच के सम का रेशियो है, P1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से रेशियो इस तरह से बढ़ रहा है स्क्वेयर की फॉर्म में। तो इसका मतलब जो ये वाली पिच है वो कांस्टेंट नहीं है, जो पिछले केस में थी, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, मूव कर रही है। और उसका रीज़न क्या है, फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं, हमारा थर्ड, 2 केस हुए हैं अभी तक, है ना। पहला केस जब तीनों पैरेलल हो, और दूसरा केस जब, ये दूसरा केस था हमारा, ध्यान रखना, दूसरा केस है जब हमारा E और B पैरेलल हो लेकिन V क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तीसरा केस क्या देखेंगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। केस 3 है हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, जैसे सिमिलर उस तरह से ही, ठीक है, x, y और z, ठीक है। तो x क्रॉस y करोगे तो z ही आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्शंस डिफाइन कर देंगे, ठीक है, कि x डायरेक्शन में हमने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ठीक है, और y डायरेक्शन में हमने मान लो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और z डायरेक्शन में हमने क्या की, वेलोसिटी दे दी इस पार्टिकल को, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देख लो सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ ई से डिनोट कर दिया, Q इंटू ई वेक्टर इस डायरेक्शन में लगा। मैग्नेटिक फोर्स देखो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B लगाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव एक्स कैप में। अगर इसकी डायरेक्शन एक्स कैप है तो इसकी जो एफ बी की डायरेक्शन है वो कितनी आएगी, नेगेटिव एक्स कैप, है ना, एक्स के जस्ट अपोजिट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q V क्रॉस B, ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो वी बी साइन थीटा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, Q V B, है ना। और डायरेक्शन डिफाइन कर दो, अगर डायरेक्शन इसकी एक्स कैप है तो इसकी माइनस एक्स कैप है ना। तो क्या होगा, Q और V इनकी वैल्यूज़ पे, है ना, Q V और B इनकी वैल्यूज़ के ऊपर, मतलब Q पे V पे, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पे हमारा क्या होगा, ये फोर्सेस क्या होंगे, अलग अलग। अगर हो सकता है कि एफ बी ज़्यादा हो एफ ई से, या हो सकता है एफ ई ज़्यादा हो एफ बी से, तो 3 केस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी सब केस थर्ड के सब केस कौन कौन से बन सकते हैं,
एफ बी हो सकता है एफ ई से ज़्यादा हो, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। ठीक है, अगर मान लो एफ ई ग्रेटर देन एफ बी हो तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हम थर्ड केस है सबसे इंपॉर्टेंट है, एफ बी इज इक्वल टू एफ ई हो जाए। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा ना, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो उस किस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन देखो, एफ बी की वैल्यू क्या आती है, क्यू वी बी, और एफ ई की वैल्यू क्यू ई, क्यू से क्यू कैंसिल, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर पाथ फॉलो करेंगे जिनका, ठीक है, जिनका वेलोसिटी किसके बराबर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो। मतलब मैंने अलग अलग पार्टिकल लिए, मैंने मान लो 1 2 3 4 इस तरह से करके 10 पार्टिकल्स लिए, है ना। तो कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव किए, कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन के अंदर मूव किए, कुछ पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन के अंदर पाथ फॉलो किया, मान लो थर्ड नंबर पार्टिकल मेरा स्ट्रेट लाइन फॉलो किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ये पार्टिकल है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी थी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी वो बराबर हो गई है जो भी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दी थी, कुछ वैल्यूज़ दी थी जिनके अंदर हमने सारे पार्टिकल्स को मूव करवाया, उस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो गई उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं, हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर गया तो मतलब उसका जो ई और बी का वो रेशियो होगा ना, उस टाइम में जो रेशियो होगा वही उसकी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। तो वेलोसिटी को डिसाइड कर सकते हैं इस केस से हम, है ना, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिसाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा जिसका ई बाई बी इक्वल हो जाएगा उसकी वेलोसिटी से, है ना। तो इसका मतलब इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर, इस मेथड को यूज़ करते हैं हम वेलोसिटी सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके उनका हम रेशियो निकाल के वेलोसिटी बता सकते हैं उस पार्टिकल की। ठीक है, तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में, तो उन्हीं का एप्लीकेशन से आप देखेंगे, उन्हीं का एप्लीकेशन है किस तरह से, जैसे कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल है वो हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया हमने कि पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन करवाना है हमें, ठीक है, और उसको एक्सिलरेट कराना है। यहाँ पे मेन चीज़ जो हमारा फोकस होना चाहिए, पार्टिकल्स को क्या है हमारा एक्सिलरेट कराना है हाई एनर्जी के अंदर। एक्सिलरेट करा दिया मतलब उसको हमने हाई एनर्जी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हाई एनर्जी के अंदर एक्सिलरेट कराना है, और हाई एनर्जी फिजिक्स है, ठीक है, एक स्पेशल ब्रांच है फिजिक्स का, हाई एनर्जी फिजिक्स। तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी के लिए, उनकी डिस्कवरी के लिए भी जो हमारे साइक्लोट्रॉन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी को, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए उसके अंदर पार्टिकल्स को एक्सिलरेट कराने के लिए। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन ऐसा डिवाइस है जो है ये काम करता है। ठीक है, हमारी तो काफ़ी, जो आज के टाइम में जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च हैं वो इसी पे डिपेंड कर रही है, हमारी हाई एनर्जी पे। ठीक है, जैसे कि सर्न वगैरह, अगर हमने सुना होगा, सर्न वगैरह का आपने सुना होगा, तो उसके अंदर जो हाई एनर्जी के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े साइक्लोट्रॉन हैं। ठीक है, अलग अलग शेप्स के हैं। तो हमने बेसिक साइक्लोट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमें एक्सिलरेट करवाना है। तो एक्सिलरेशन कैसे होता है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का, ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल है हमारा साइक्लोट्रॉन का वो ये है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा देता है हमारा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट कर देगा पार्टिकल को, है ना, एक्सिलरेट कर देगा। तो पार्टिकल एक्सिलरेट भी करता रहे और साथ साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहे, तो एक टाइम ऐसा है कि वो हाईली क्या हो, एक्सिलरेट हो जाए। ठीक है, किस तरह से होगा वो दोनों प्रिंसिपल्स पे किस तरह से बेस है वो देखते हैं। ठीक है, कि हमने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के क्या हो, दो बड़े मैग्नेट्स लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये होगी। ठीक है, अच्छा बी से डिनोट कर दिया, है ना। अब क्या है, इसके बीच में डीज़ हैं, डीज़ D1 D2 लिखा है। डीज़ का मतलब है मेटलिक चैम्बर्स हैं। ठीक है, तो मेटलिक चैम्बर्स के देखोगे आप, एक चैम्बर्स का ये एंड और दूसरे चैम्बर का ये एंड एक ऑसिलेटर से कनेक्टेड है। ऑसिलेटर का मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स
ओसिलेट करवा रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दे रहा है, यहाँ पे E2 दे रहा है, तो अब दूसरे टाइम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या करेगा, यहाँ पे E2 आ जाएगा, यहाँ E1 आ जाएगा, मतलब चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है मेटेलिक चैम्बर्स को। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि अगर मेटेलिक चैम्बर्स हैं, मेटेलिक चैम्बर्स मतलब कंडक्टर है, तो इसके इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर मैंने प्रोवाइड किया तो इसके इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो उसके जो गैप है, इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो जो मैंने गैप पढ़ाया है, जो गैप देख रहे हो आप, उसी गैप के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इसका अगर अपर व्यू देखना चाहो पूरे सिस्टम का, तो अपर व्यू कैसे देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पेयर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से दिखा देते हैं, है ना। डीज को कुछ इस तरह से डीज को दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से डीज हैं, और ये इनके बीच का स्पेस है ना। और यहाँ पे हमारा ओसिलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ओसिलेटर लगा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ये बना, ठीक है। ये अपर व्यू है इसका। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख लिया, ठीक है। तो उस चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, जिसको हम चार्ज पार्टिकल को इनिशिएट करवाया यहाँ से, ठीक है। इसको स्मॉल वेलोसिटी वी दिया। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इसको कुछ वेलोसिटी देंगे हम, तो हमें पता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। मान लो ये इस डी के एंटर, अब क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और हमें पता है कि अगर हमारा ओनली मैग्नेटिक फील्ड हो तो एक कांस्टेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब क्या है, हमने एक्सीलरेट किया दोनों डीज को, ठीक है। अब क्या हो, चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक बार इस डी के अंदर एंटर करेगा, एक बार इस डी के अंदर एंटर करेगा ना, सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से करेगा। मान लो इनिशियल सर्कुलर मोशन हमारा ये है। अब क्या होगा, मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ था, मान लो पहला पॉइंट इसका यहाँ था। अब इस डी का मान लो एक्सीलरेशन पोटेंशियल क्या करेगा, इसको एक्सीलरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोवाइड करेगा, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। मतलब यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ का जो वेलोसिटी था और यहाँ का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v था, तो यहाँ पे v डैश हो जाएगा, है ना। तो हमारा रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, mv/qb होता है ना। तो हर बार मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी बार ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ स्पेस के अंदर गैप के अंदर क्रॉस करेगा, उतनी बार ओसिलेटर क्या होगा, जैसे इसने यहाँ से यहाँ गया तो डेफिनेटली क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा होगी। यहाँ से यहाँ गया, अब इसको एक्सीलरेट कराना है, तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हर टाइम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और वो डिपेंड कर रहा है कि पार्टिकल क्या है, कितना टाइम पीरियड ले रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो मान लो कि जो पार्टिकल है यहाँ पे टोटल उसको टाइम पीरियड t लग रहा है, तो इस d में t/2 ले रहा है, इसमें t/2 ले रहा है, तो हर t/2 पे जो ओसिलेटर है वो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको पोलैरिटी चेंज करनी पड़ रही है, तभी तो एक्सीलरेट करेगा। अगर मान लो हमेशा इसी डी का एक्सीलरेशन ज़्यादा रहा, इसी डी का पोटेंशियल ज़्यादा रहा, तो इसका कम रहा, तो एक्सीलरेट नहीं करेगा पार्टिकल, ठीक है। तो हर बार इसको t/2 टाइम पीरियड के अंदर इसको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो हर बार ये पार्टिकल क्या होगा, अपना वेलोसिटी गेन करेगा। तो हर बार वेलोसिटी गेन करेगा तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो हर बार इसका रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हर बार क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हर बार रेडियस बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या करेगा, इस तरह से स्पाइरल मोशन करेगा। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, स्पाइरल मोशन, है ना। तो स्पाइरली मूव करेगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस की होगी, रेडियस तो इसकी mv/qb है, लेकिन इसका टाइम पीरियड निकाल के देखो आप। टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन का क्या होता है, टाइम पीरियड जो हम निकालते हैं 2πm/qb होता है, यही तो होता है टाइम पीरियड हमारा, 2πm/qb, ठीक है। तो टाइम पीरियड के अंदर हमारा कोई ना तो रेडियस का टर्म आ रहा और ना वेलोसिटी का टर्म आ रहा, दोनों टर्म नहीं आ रहे। तो मतलब टाइम पीरियड तो हमारा कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन हर टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो टाइम पीरियड कांस्टेंट रह रहा है और हर टाइम पीरियड में हमारा क्या हो रहा है, रेडियस और वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हो ये चीज़, यहाँ से नोटिस कर रहे हो। तभी तो जो ओसिलेटर का टाइम पीरियड है t/2, हमने उसको फिक्स कर दिया। अब हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ओसिलेटर के टाइम पीरियड को, क्योंकि वो रेडियस और वेलोसिटी पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो उसको उस हिसाब से ट्यून करते हैं या सेट करते हैं, ताकि वो पार्टिकल क्या करें, बस पार्टिकल के टाइम पीरियड निकाल लो हम। टाइम पीरियड तो उसकी मास और चार्ज की प्रॉपर्टी है ना, वेलोसिटी और रेडियस की प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो टाइम पीरियड तो उसका फिक्स ही रहेगा। तो टाइम पीरियड निकाल लो और उसी हिसाब से ओसिलेटर को ट्यून कर दो, ओसिलेटर को सेट कर दो, है ना। तो उस हिसाब से वो पार्टिकल क्या करेगा, एक्सीलरेट करता 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 हर बार क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा इसके अंदर, हर बार एनर्जी बढ़ेगी। और एक लास्ट के अंदर क्या होगा, जब ये इस क्रॉस करने लगेगा इसको जस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ से वो एग्जिट करता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, पार्टिकल यहाँ से एग्जिट करने के बाद क्या होगा, स्ट्रेट निकलेगा, जो हमें पता है स्ट्रेट निकलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, टारगेट होता है,
ठीक है। टारगेट इन द सेंस हमें जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर टारगेट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, ठीक है, जो आजकल जो सन के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, हमारे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हाई अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन पार्टिकल क्या होता है, टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं। तो देखो यहाँ से इनिशिएट किया, यहाँ तक पहुँचा हाई एक्सीलरेशन तक, सच दैट कि उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहा, ताकि ऑसिलेटर का टाइम पीरियड चेंज ना हो, ठीक है। उसकी वेलोसिटी और रेडियस क्या हुए, बढ़े। तो रेडियस वेलोसिटी तो बढ़े, है ना, टाइम पीरियड क्या रहा, कांस्टेंट रहा, है ना। और प्रिंसिपल क्या है इसका, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन देती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक्सीलरेट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में है, ऑसिलेटर के बीच में, और जो हर t/2 टाइम पीरियड के हाफ में वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऑसिलेटर का मतलब यही है, ऑसिलेट कर रही है ना। तो इसका मतलब ये साइक्लोट्रॉन का काम है हमारा, है ना। तो ये तो हुआ साइक्लोट्रॉन की वर्किंग हमारी, ठीक है। तो रेडियस जो इसका रेडियस mv/qb फॉर्मूला पता लग गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला qb/r/m वो भी निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड निकल गया, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो qb/2πm, है ना। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो q/p qb/m, जो भी पहले वाले फॉर्मूले हैं वो सारे वही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें एनर्जी निकालनी हो, इसकी एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो इसकी बढ़ती जा रही है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मतलब यहाँ तक पहुँचा, ये इस लास्ट पॉइंट तक पहुँचा, तो इसका क्या होगा, आर मैक्सिमम होगा उस टाइम में और वी मैक्स होगा, है ना, यही होगा। आर क्या है, इस डी का आर, मतलब इस डी है जो हमने डी ली है, मेटेलिक चैम्बर ली है, उसका रेडियस, उस आर मैक्स पे एक वी मैक्स होगा, है ना, डेफिनेटली होगा। तो वो कितना होगा, यहाँ से देख लो, आर मैक्स इज इक्वल टू एम वी मैक्स अपॉन क्यू बी, है ना। तो यहाँ से वी मैक्स निकाल लो, वी मैक्स कितना आएगा, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय में एम, है ना। तो यहाँ पे आर मैक्स है ये। अच्छा, आर मैक्स कितना है, डी का, जो डी है उसी का रेडियस आर मैक्स बोला है हमने, है ना, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब क्या है, यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यही तो होगी एनर्जी, जो यहाँ से निकलते टाइम कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ओनली, ना। इसी को एनर्जी मैक्स बोल दो, चाहे काइनेटिक एनर्जी बोल दो, बात एक ही, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो कितना होगा, हाफ इंटू एम, है ना, वी मैक्स स्क्वायर, इसका मैक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, क्यू बी आर मैक्स का डिवाइड बाई एम का होल स्क्वायर, कितना आएगा, हाफ, ठीक है। तो एक एम से तो एक एम ही कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एम फिर भी आएगा, क्यू बी आर मैक्स का होल स्क्वायर। अब आर मैक्स की वैल्यू अगर आप ये रखना चाहो तो रख दो, बाकी इसी फॉर्म में रखना चाहो तो इसी में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ये तो आई काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो के मैक्स भी निकल गया इसका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो अब क्या होता है, एक इसका थोड़ा सा हम लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या चीज़ है कि अगर इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम मास देखें रिलेटिविटी का, ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक अगर फिजिक्स लगाएं तो मास होता है m0/1 - v²/c² होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, m0/1 - v²/c²। तो ये वाला फैक्टर इसको गामा फैक्टर बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं गामा इंटू m0, है ना। गामा की वैल्यू है 1/√1 - v²/c², है ना। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब क्या रहता है, कई बार जो वेलोसिटी है अगर c के कंपेरेबल हो जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट से हाफ हो जाए, 3/4 हो जाए, या 0.25 हो जाए, 0.1 हो जाए, कंपेरेबल हो जाए, तो मास क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, है ना। गामा फैक्टर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और उस केस में मास हमारा जो रेस्ट मास है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हमारा मास बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो रेडियस अगर हम देखें यहाँ से, तो रेडियस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से हमारी बढ़ जाएगी, है ना। जो हमारा रेडियस है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर हमारा जो मास की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा, तो अगर हमारा टाइम पीरियड इस रिवोल्यूशन डी के अंदर हमारा जो टाइम पीरियड है वो बढ़ गया पार्टिकल का, तो पार्टिकल ज़्यादा टाइम लेगा अंदर, ठीक है, डी के। अब ज़्यादा टाइम लेगा तो ऑसिलेटर को दिक्कत आएगी, क्योंकि उस पहले टाइम t/2 ही ले रहा था, अब टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो अब ऑसिलेटर को हमें सेट करना पड़ेगा इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को सोल्व करने के क्या करेंगे, ऑसिलेटर को सेट करना पड़ेगा हमें ना। तो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड हम उस हिसाब से सेट कर देंगे, है ना। तो वो टाइम पीरियड किस हिसाब से सेट करेंगे हम, या तो हम ऑसिलेटर का टाइम पीरियड सेट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग कि मास कितना टाइम बढ़ रहा है, उस फैक्टर से हम ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है उस हिसाब से उतना टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, क्योंकि ये मास बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड उस हिसाब से उतना सेट कर देंगे। पहला केस वो कि अगर हम ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है वो सेट कर दें। दूसरा केस
कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते, जनरली वैसे ही बता रहा हूँ मैं कि लिमिटेशंस को किस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड केस ये बन सकता है कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा मास बढ़ रहा है, ये दिक्कत हो रही है, हम मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ा दें, ठीक है। दूसरा केस, अगर हम टाइम पीरियड को नहीं सेट करना चाहते तो टाइम पीरियड को छोड़ो एक बार, दूसरा केस हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा दें गामा टाइम्स, अगर गामा टाइम बढ़ा दें तो मास, अगर हमारा गामा टाइम बढ़ेगा तो वो क्या कंपनसेट होगा, टाइम पीरियड वही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें या, है ना, तो वो तो भी हमारा क्या करें, कंपनसेशन हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम लिमिटेशन को हटा सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन जो प्रिंसिपल्स यूज़ करता है वो ये प्रिंसिपल यूज़ करके, ठीक है, हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर देता है, जो हमारा टारगेट पे जो यूज़ हो रही है हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर, वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें साइक्लोट्रॉन से मिल जाती है, ठीक है। तो जो उसके अंदर देखा हमने आर मैक्स, रेडियस मैक्स पे वेलोसिटी मैक्स था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी भी निकाल ली, मैक्स एनर्जी। तो देखेंगे क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर मैक्स स्क्वेयर आएगा बाई 2m, है ना। तो ये निकल के आया हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी बोल दो मैक्स, या एनर्जी मैक्स बोल दो इसको, ठीक है। तो इस पर फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हमारा यही था कि चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं या वायर्स हैं, उनके बीच में फोर्सेस कितना लग रहा है, या उनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।